देखिए, ऐसा लगने लगा है तमाम खबरों से कि पूरी दुनिया इस वक्त विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मध्य एशिया में बड़े पैमाने पर हमले शुरू हो गए हैं। जी हां, 24 घंटे में इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, तो उसके जवाब में ईरान ने भी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इजराइल ने 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर यह बड़ा हमला किया है। ये एयर स्ट्राइक की है। राजधानी तेहरान में कई स्थानों पर धमाके की आवाजें भी सुनी गई। इजरायली विमानों ने इस्फहान और फोल्डो इलाके में ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले शुक्रवार को 200 ड्रोन और फाइटर जेट्स के जरिए इजराइल ने ईरान के 4 न्यूक्लियर और 2 मिलिट्री ठिकानों पर भी अटैक किया था। इसमें 104 लोग मारे गए और 376 घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक और टॉप मिलिट्री कमांडर समेत 20 सैन्य अफसर शामिल हैं। इजराइल ने ईरानी एयरबेस को तबाह करने का भी दावा किया है। तो इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। हमले में करीब 200 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इजराइल के हमले से तेहरान की कई इमारतों और एयरपोर्ट्स को काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान के 20 से अधिक आला अधिकारी मारे गए हैं। ये खबर सामने आई, जिसमें 3 टॉप कमांडर हैं। 2 परमाणु वैज्ञानिक भी इजराइल ने मार दिए हैं। हुसैन सलामी, कमांडर इन चीफ IRGC, तो जिन लोगों की मौत हुई है, भारी नुकसान हुआ है, उनकी ये पूरी तस्वीर आपके सामने। मोहम्मद वाघेरी, चीफ ऑफ स्टाफ ईरान सशस्त्र बल, डॉक्टर फरदून अब्बासी, परमाणु वैज्ञानिक, डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची, परमाणु वैज्ञानिक बताए जा रहे हैं। ये वो टॉप कमांडर्स और परमाणु वैज्ञानिक हैं जिनकी इस हमले में मौत हो गई है। तो इजरायली हमले के जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और पलटवार करते हुए 100 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। ईरान ने तेल अवीव में बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिसमें उसने एक परमाणु रिसर्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को भी ईरान ने 100 से अधिक ड्रोन दागे थे। हालांकि इजरायली सेना IDF ने यह दावा किया है कि उन्होंने सभी ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन वहां से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इजरायल के कई शहरों को तबाह करने की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इजरायल में कम से कम 63 लोग घायल हो गए हैं। तो ईरान की तरफ से भी ड्रोन अटैक किया गया। कई ड्रोन्स के साथ एक साथ हमला बोला गया। तो वहीं इजरायल की तरफ से दावा किया गया है कि जो तमाम ड्रोन्स थे उनको मार गिराया गया है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई है, कुछ नुकसान की तस्वीरें आ रही हैं इजरायल से भी सामने। ऐसे में लगभग 63 से ज्यादा लोग जो हैं यहां पर घायल बताए जा रहे हैं इस ईरान की जवाबी कार्रवाई में। परमाणु रिसर्च सेंटर को भी तबाह करने का दावा यहां पर किया जा रहा है। तो ईरान और इजरायल के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये जो युद्ध है, ये जो लगातार एक दूसरे पर कार्रवाई का दौर है, वो और तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। ईरान ने तेल अवीव पर ड्रोन से हमला किया और अब इजरायली सेना ने यह बड़ा दावा किया है कि जो भी ड्रोन्स यहां तक आए उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनको मार गिराने का कार्य किया गया। तेल अवीव के ऊपर ये जो ड्रोन है उनको इंटरसेप्ट किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है इजरायल की तरफ से, इजरायल की सेना की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। और ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इजरायल में जो ड्रोन अटैक हुआ उससे काफी नुकसान इजरायल को हुआ है। 63 लोग लगभग जख्मी बताए जा रहे हैं। इजरायल के द्वारा भी ईरान पर बड़ा हमला किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों की मौत की जानकारी है। वहीं इजरायल पर ईरानी ड्रोन हमले लगातार जारी हैं। यरूशलेम पर भी ड्रोन से हुए हैं अटैक। इजरायली सेना का ड्रोन नष्ट करने का यह बड़ा दावा भी सामने आया है। IDF की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जो ड्रोन अटैक है उसको नाकाम कर दिया गया। इजरायल पर ईरानी ड्रोन हमले लगातार जारी है। इजरायल पर भी अब जो कार्रवाई है वो ईरान की तरफ से हो रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के द्वारा हमला कर रहे हैं। तो वहीं यरूशलेम पर भी ड्रोन से हमले हुए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि जो ड्रोन से हमले हुए थे, जो ड्रोन यहां भेजे गए थे, उनको नष्ट कर दिया गया। जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके इस्तेमाल के बाद इन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया और उन्हें नष्ट करने का कार्य किया गया। इजरायली सेना ने यह दावा किया है। साथ ही इजरायल ने दुनिया को एक बड़ी जानकारी दी है। ईरान पर हमले की यह जानकारी दी गई है। IDF ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है इस पूरे ऑपरेशन को। ईरान के परमाणु केंद्रों पर
हमले का दावा इजराइल की तरफ से किया गया और इस हमले का जो ऑपरेशन पूरा चलाया गया है उस ऑपरेशन का नाम है राइजिंग लायन। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इजराइल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। ईरान पर हमले की ये जानकारी इजराइल की तरफ से दी गई। आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है इस पूरे ही कार्रवाई को। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का दावा किया और इस बीच एक और बड़ा दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सामने आया। ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला हुआ है, ये कहना है आईएईए का, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। नतांज में जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको नुकसान पहुंचा है, आईएईए की तरफ से कहा गया है। नतांज में यूरेनियम संवर्धन होता था, आईएईए की तरफ से यह दावा किया गया है। Attacks on nuclear facilities in the Islamic Republic of Iran. Iran confirmed that initially only the Natanz fuel enrichment plant had been attacked, where Iran was producing uranium enriched up to 60%. Uranium-235 has been destroyed. भाई देखिए, ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है। ईरानी जनता से इजरायली पीएम ने अपील की है इस्लामी शासन का विरोध करे ईरानी जनता। नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए हैं ईरान में आजादी पाने का ये एक बड़ा मौका है, ये नेतन्याहू ने कहा है। साथ ही कहा है कि जो ईरान है वो अभी अपनी कमजोर स्थिति में है, इसी वजह से ईरान में ये आजादी पाने का एक बड़ा मौका है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इस्लामी शासन का अब आपको विरोध करना चाहिए, ये ईरानी जनता के लिए इजराइल के पीएम ने अपील की है, ये बात कही है। Israel's fight is not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. I am with you. The people of Israel are with you. इजराइल ईरान तनाव पर एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। यूएनओ की तरफ से इजराइल ईरान से अपील की गई है, ज्यादा से ज्यादा संयम बरतने की अपील ये की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। गहरे संघर्ष में जाने से बचने की अपील यूएनओ ने की है, तो शांति बरतने की, संयम बरतने की अपील यहां पर की जा रही है। गहरे संघर्ष में जाने से बचने की अपील भी की जा रही है। बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच इस वक्त तनाव की स्थितियां हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर लगातार ड्रोन्स अटैक कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी और कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश मामले से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया और यह कमेटी 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। जो भी जांच में सामने आएगा इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। 3 महीने के अंदर कमेटी की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव खुद करेंगे। ये बड़ी जानकारी, जो ये भीषण हादसा हुआ, बड़ा विमान हादसा अब तक की एविएशन की हिस्ट्री में हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 265 लोगों की मौत हो गई। अब जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन कर लिया गया है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये कमेटी बनाई है और साथ ही ब्लैक बॉक्स भी अब मिल गया है। ऐसे में और भी जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से इस ब्लैक बॉक्स से सामने निकल कर आ पाएगी कि आखिर कौन सी ऐसी वजह रही, क्यों आखिर ये इतना बड़ा भीषण विमान हादसा हुआ। तो हादसे की जांच हाई लेवल कमेटी करेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस जांच कमेटी में आखिर कौन कौन होगा ये भी हम आपको बता दें। केंद्रीय गृह सचिव, उड्डयन मंत्रालय के सचिव इसमें होंगे, गुजरात के गृह सचिव, साथ ही अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, वायुसेना के सुरक्षा निदेशक, डीजीसीए के महानिदेशक, बीसीएएस के महानिदेशक, आईबी के विशेष निदेशक और डीएफएसएस के निदेशक इस कमेटी में रहेंगे। तो जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और ये जो हाई लेवल कमेटी है वो इस पूरे हादसे की जांच करेगी और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विमान हादसे के पीछे की आखिर क्या पूरी वजह रही, क्या स्थितियां बनी, हाई लेवल कमेटी इसकी जांच करेगी। तो जांच कमेटी का दायरा और जिम्मेदारियां भी हम आपको बता दें। फ्लाइट AI 171 के हादसे की वजहों की जांच ये टीम करेगी। बिना किसी रोक टोक के जांच करने का इस कमेटी के पास अधिकार होगा।
ICAO के मैनुअल के अनुसार इस पूरी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। दुर्घटना स्थल का दौरा करेगी ये कमेटी। विमान के मलबे की भी जांच की जाएगी। गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। दुर्घटना से जुड़ी सारी जानकारी हासिल करेगी कमेटी, तो वहीं तथ्यों को इकट्ठा और विश्लेषण भी करेगी उनका। दुर्घटना से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगी अपने पास और मौजूदा SOP को लेकर सुझाव भी दिए जाएंगे। भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने पर भी सुझाव इस कमेटी के द्वारा दिए जाएंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे के शिकार विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। हादसे के बारे में इसमें जानकारी मिल सकेगी। 219 मृतकों के परिजनों ने DNA सैंपल्स भी अब तक दे दिए हैं। बता दें कि 234 शवों का जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है। 8 शव परिवार को सौंपे गए हैं और अब एयर इंडिया के इस बोइंग का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। उस ब्लैक बॉक्स की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। ये उसी ब्लैक बॉक्स की तस्वीर है। ये नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। विमान के साथ साथ क्या कुछ हुआ है, क्या अनहोनी हुई है, कहां पर भूल चूक हुई है, किससे यह भूल हुई है, ऐसे हर सवाल का जवाब इस ब्लैक बॉक्स में कैद होता है। ब्लैक बॉक्स के बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। उसके पहले आपको दिखाते हैं कि हादसे की जांच को लेकर आखिर क्या अपडेट है। 6 लेवल पर जांच शुरू अभी तक हो चुकी है। ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसके पहले ये ब्लैक बॉक्स का मिलना एक कहीं ना कहीं सबूतों को लेकर एक बड़ी जानकारी ये देगा, क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तमाम जो डेटा है वो इसमें रिकॉर्ड होता है। तो इस रिकॉर्ड डेटा को अब खंगाला जाएगा, डिकोड किया जाएगा और जो भी अंदर पायलट और को पायलट के बीच में बातें हुई हैं और क्या कुछ कदम उस दौरान उठाए गए थे, आखिर किस प्रकार से इंजन में कोई तकनीकी खामी आई या फिर कोई और वजह रही, सब कुछ सारे सवालों का जवाब इसी ब्लैक बॉक्स से मिलेगा। साथ ही अब तक का जो अपडेट है वो भी हम आपको दे दें। 234 शवों का अब तक पोस्टमार्टम हो चुका है। 8 शव परिवारों को सौंपे जा चुके हैं और साथ ही 219 लोगों के जो DNA हैं वो सैंपल्स ले लिए गए हैं। जो परिवार हैं वो अपने सैंपल्स दे रहे हैं ताकि उनका मिलान शवों के DNA से हो सके और आसानी हो जाए परिवारों तक शव को पहुंचाने में। अब सवाल यही है कि हादसे की गुत्थी सुलझेगी या फिर और ज्यादा उलझ जाएगी। आने वाला वक्त ये बताएगा। लेकिन अब हम आपको एयर इंडिया विमान हादसे की अब तक की जो वायरल थ्योरीज हैं उसके बारे में एक एक कर हम बता देते हैं। सवाल यह है कि क्या सचमुच इस विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे? तो कई विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि विमान के दोनों इंजन का पावर लॉस प्लेन क्रैश होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। हवा में 625 फुट की ऊंचाई पर इंजन का शटडाउन होना ड्रीम लाइनर विमान तैयार करने वाली कंपनी यानी कि बोइंग के लिए अपने आप में एक पहली घटना है। अगर एक इंजन भी पूरी क्षमता के साथ चालू रहता तो पायलट की ओर से प्लेन को आबादी वाले इलाके से बाहर ले जाया जा सकता था। अगर एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन सुरक्षित सेफ लैंडिंग करा सकता था। इस हादसे की वजह दोनों इंजन फेल होना हो सकता है, क्योंकि विमान के पायलट ने आखिरी मौके पर आपातकालीन कॉल किया था, यानी कि पायलट के पास मदद मांगने का समय था लेकिन विमान को काबू करने का समय नहीं मिला और कुछ ही सेकंड्स में यह विमान आबादी वाले इलाके में क्रैश हो गया। और आइए अब आपको हम बता देते हैं हादसे की दूसरी थ्योरी। सिर्फ 12 साल पुराने विमान में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये 250 से ज्यादा लोगों के लिए काल बन गया। जांच लगातार जारी है और जांचकर्ताओं की टीम घटना वाली जगह के चप्पे चप्पे को खंगालने में जुटी है। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, बाकी सुराग तलाशे जा रहे हैं। इस हादसे की एक और थ्योरी ईंधन में गड़बड़ी भी बताई जा रही है। आप ये जानते हैं कि विमान पेट्रोल, डीजल या फिर CNG से नहीं उड़ते। विमानों के लिए विशेष ईंधन यानी कि ATF का इस्तेमाल किया जाता है। हादसे के वक्त विमान में 1.25 लाख लीटर से ज्यादा ईंधन था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या विमान के ईंधन में कोई मिलावट थी? कुछ जानकारों के अनुसार इंजन फेल होने की वजह से ईंधन में मिलावट भी हो सकती है। ATF में पानी या फिर कोई और चीज भी मिलाई जा सकती है। मिलावट से ईंधन की गुणवत्ता में फर्क तो नजर नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से इंजन पर काफी असर पड़ सकता है और नतीजे के तौर पर ऐसा हादसा सामने आ सकता है। हादसे की अगली थ्योरी पर नजर डाल देते हैं। ये थ्योरी थोड़ी टेक्निकल जरूर है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार विमान की उड़ान भरते ही लैंडिंग गियर ऊपर उठा दिया जाता है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त विमान में लैंडिंग गियर नीचे ही था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि लैंडिंग गियर ऊपर क्यों नहीं हुआ? आमतौर पर लैंडिंग गियर को करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उठाया जाता है, इससे ड्रैग कम हो जाता है।
जानकारों के अनुसार लैंडिंग गियर नीचे रहने से ड्रैग बढ़ता है, जिससे विमान की ऊपर उठने की क्षमता में थोड़ी सी कमी आ सकती है। कुछ पायलट्स के अनुसार भूलवश लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स को उठा दिया जाता है, जो हादसे की एक बड़ी वजह भी हो सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।